ये कहानी भी मैंने खुद ही लिखी है, तो इस कहानी को भी पूरा सुनने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी लिखी हुई कहानियाँ कैसी लगती है, और कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको किस तरह की हॉरर स्टोरी सुनना ज्यादा पसंद है, तो मैं उन्हीं टॉपिक्स पर हॉरर स्टोरीज लेकर आऊंगी। इस कहानी में हम देखेंगे कि किस तरह कृति मना करने के बाद भी रात 10 बजे के बाद बाहर चली जाती है, और क्या राज था कि रात में इतनी सारी आत्माएं दिखाई देती थी। क्या राज था कि रात 10 बजे के बाद पायल की छन छन की आवाजें आती थी। क्या कहानी थी इसके पीछे। इस सूर्यगढ़ गांव पर काला जादू किसने किया जिससे पूरा गांव बस गया उस खतरे में, और क्या राज था इसके पीछे का। कौन खेल रहा था ये मौत का खेल। क्या रागिनी और सुमित भी अपने बच्चों को खो देंगे। क्या सूर्यगढ़ गांव में कभी मौत का खेल बंद हो पाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। कीर्ति, सुभाष और उनके मम्मी पापा रागिनी और सुमित जो कि गांव जा रहे थे। कीर्ति और सुभाष दोनों ही 6th क्लास में पढ़ते थे। आज उस बात को 11 साल होने को आए थे, पर कीर्ति और सुभाष इस बात को अभी तक भुला नहीं पाए। दोनों अपने गांव ट्रेन से जा रहे थे। वो दोनों तब छोटे थे, इसीलिए वो अपने गांव आने के लिए बहुत उत्सुक थे। सुबह 8 बजे ट्रेन कीर्ति और सुभाष के नैनीताल यानी कि सूर्यगढ़ पर आकर रुकती है। वो दोनों उछल कर कूद कर दौड़ते हुए ट्रेन से बाहर निकलते हैं। उनके मम्मी पापा ट्रेन से सामान बाहर निकालते हैं। उनकी मम्मी अपने भाई को कॉल करती है कि जल्दी से तुम यहाँ पर पहुंच जाओ, हम लोग आ चुके हैं, और वो वहीं प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाते हैं। सुभाष और कीर्ति दोनों स्टेशन पर खेल रहे थे और उनके मम्मी पापा उन लोगों के लिए नाश्ता लेने गए थे। थोड़ी देर में उनके मम्मी पापा बच्चों के लिए गर्मा गर्म समोसे और चाय लेकर आ गए। सब बड़ी चाव से खाने लगे। जैसे ही खाना खत्म हुआ और चाय खत्म हुई, अब उनको स्टेशन पर खड़े खाली 2 मिनट ही हुए थे, तब तक ही रागिनी का भाई वहां पर आ गया और सुभाष और कीर्ति अपने मामा को देखकर खुशी से चिल्लाने लगे। और फिर सुभाष और कीर्ति को देखकर उन दोनों को अपने गले से लगा लिया और खुश होकर अपनी बहन के पास गया और जल्दी से उनका सामान लेकर अपनी गाड़ी में रख दिया। अब वो सारे लोग स्टेशन से बाहर निकल गए थे। अब गाड़ी चल रही थी और वो लोग बस उनकी हवेली में पहुंचने ही वाले थे। यह हवेली काफी मेहनत करके रागिनी के पिताजी ने बनवाई थी। यह हवेली कुछ 4-5 महीने पहले ही पूरी बनकर तैयार हुई थी और रागिनी, उसका पति और बेटा बेटी भी पहली बार ही इस हवेली को देख रहे थे। इसीलिए सुभाष और कृति दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे। गांव में तब हल्की बारिश हुई थी और थोड़ी ठंड भी थी। यही कहीं मई का महीना था, फिर भी हल्की बारिश हो रही थी। गांव का इलाका है तो गर्मी के मौसम में भी कभी कभी बारिश हो जाया करती थी, और बारिश होने के कारण ठंड भी हो चुकी थी। सुबह के 8 बज रहे थे और बहुत सुहाना मौसम था। कीर्ति उस मौसम का लुत्फ उठाते हुए गाड़ी से जा रही थी। गांव इतना ज्यादा सुंदर था कि कोई अगर उसे पहली बार देख ले तो बस देखता ही रह जाए। इसी का आनंद उठाते हुए कीर्ति जा रही थी। तभी कीर्ति ने कहा, मम्मी पापा, गांव कितना ज्यादा सुंदर है। इसी बात पर सुभाष भी बोला, बात तो तूने एकदम सही कही है, मैं भी कब से इसकी सुंदरता को निहार रहा हूँ। पहली बार अगर कोई इस गांव को देख ले तो वो बस इसकी सुंदरता को देखता ही रह जाए। मामा, गांव तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। इस बात पर रागिनी कहती है, आखिर गांव में रहता कौन है। इसी बात पर सुमित जोर जोर से हंसने लगता है और गाड़ी में एक हंसी मजाक का माहौल बन चुका होता है। और बस अब वो कुछ ही देर में हवेली के सामने पहुंच ही चुके होते हैं। रागिनी, सुमित, सुभाष और कृति के सामने अब वो हवेली आ चुकी थी। तो बताओ कैसी लगी आप सबको ये हवेली। इसी बात पर सुभाष और कृति कहते हैं, यह हवेली तो बहुत सुंदर है मामा। 1 साल पहले जब हम लोग गाँव आए थे तब हमने तो खाली ये घर का कंस्ट्रक्शन देखा था। 1 साल में ही ये पूरी हवेली इतनी बदल गई। फिर सुभाष और कीर्ति दोनों एक साथ ही कहते हैं, ये हवेली तो बहुत ज्यादा ही सुंदर है। इसी बात पर उनके मामा कहते हैं, अब अंदर भी आ जाओ और अंदर का नजारा भी देखो तो तुम्हें हवेली और ज्यादा सुंदर लगेगी। फिर रागिनी और सुमित भी गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं। सुभाष और कीर्ति को नई हवेली के अंदर का नजारा देखने की इतनी उत्सुकता थी कि वो भागते हुए ही उस हवेली के अंदर चले गए
और जाते ही अपनी नानी को गले से लगा लिया। नानी भी खुश होकर कहने लगी, आ गए तुम लोग। दोपहर 2 बजे सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। गांव में उस टाइम पर गर्मियों का मौसम चल रहा था। यही कहीं 40 से 45 डिग्री के बीच में तापमान था। बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से वो लोग कूलर एसी चलाकर फिर सो जाया करते थे। इसीलिए दोपहर में गांव पूरी तरीके से सुनसान हो जाया करता। जो दुकान भी लगाते थे वो भी अपनी दुकान बंद करके दोपहर के समय अपने अपने घर चले जाते थे। पर कीर्ति और सुभाष, इन दोनों को दोपहर में नींद नहीं आ रही होती। फिर कीर्ति और सुभाष सोचते हैं कि हम दूसरों के घर जाकर अपने दोस्तों को बुला लेते हैं और उसके बाद हम लोग साथ मिलकर खेलेंगे। और यही सोचकर सुभाष और कीर्ति उठ जाते हैं और हवेली के बाहर जाते हैं। वो अपने दोस्तों के घर जाकर अपने दोस्तों को बुलाते हैं और धीरे धीरे करते करते वो कई सारे दोस्तों का झुंड तैयार कर लेते हैं और फिर खेलने के लिए जमा हो जाते हैं और क्या खेल खेलना है इसके बारे में सोचने लगते हैं। तभी कीर्ति और सुभाष की मम्मी बाहर आ जाती है और रागिनी कहती है, खेल लो लेकिन थोड़ा ध्यान से। और ये कहकर वो कमरे के अंदर जाकर वापस सो जाती है। ये सुनने के बाद कीर्ति और सुभाष भी हाँ में जवाब दे देते हैं। फिर सारे दोस्त यही सोचने लगते हैं कि हम कौन सा खेल खेलें। अंत में सब लोग एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हम छुपन छुपाई खेलेंगे। कीर्ति और बाकी सारे बच्चे छुप गए थे। कीर्ति जहां भागकर छुपने गई थी वो एक खंडर सी झोपड़ी थी। कीर्ति मन ही मन ये सोचकर हंस रही थी कि यहाँ तो मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। अचानक से कीर्ति को ऐसा लगा जैसे पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। फिर कीर्ति कहने लगी, तूने मुझे पकड़ लिया। पर वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वहां कोई और ही होता है जो कीर्ति को देखकर बहुत जोर जोर से हंस रहा था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। ये देखकर कीर्ति बहुत ज्यादा डर जाती है और वो डर कर सीधा बाहर भागती है और सबसे कहने लगती है, गेम बंद करो, और चिल्ला चिल्ला कर रोने लग जाती है। ये सब देखकर सुभाष भागकर अपनी मम्मी को बुलाने जाता है। थोड़ी देर में उसकी मम्मी बाहर आती है और कहती है, मैंने कहा था ना ज्यादा दूर मत जाना, संभल कर खेलना, फिर भी तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब चलो घर पर। कीर्ति और सुभाष को उनकी मम्मी अंदर ले आती है और बाकी सारे बच्चे भी अपने अपने घर चले जाते हैं। इस हादसे के बाद कीर्ति बहुत ज्यादा डर चुकी होती है। उसके बाद धीरे धीरे रात हो जाती है। रात 9 बजे सारे लोग खाना खा लेते हैं। कीर्ति और सुभाष अपने घर में ही खेल रहे थे। अब कीर्ति भी खेल खेल में उस सारी बात को पूरी तरह से भूल चुकी होती है और थोड़ी देर बाद ही उसे ऐसा लगता है जैसे कीर्ति को कोई बुला रहा है। कीर्ति सुभाष से कहती है, सुभाष तुझे कोई आवाज आ रही है क्या? फिर सुभाष थोड़ा सुनने की कोशिश करता है और कहता है, नहीं आवाज तो नहीं आ रही। फिर कीर्ति उसे कहती है, थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश कर, कुछ आवाज आ रही है। सुभाष दोबारा सुनने की कोशिश करता है, फिर कहता है, हाँ आवाज तो आ रही है। फिर वो दोनों ध्यान से सुनते सुनते उस आवाज का पीछा करने की कोशिश करते हैं। फिर उन दोनों को पता चलता है कि जैसे कीर्ति और सुभाष का कोई नाम लेकर उन्हें बुला रहा है। उन दोनों को लगता है कि कोई उनका दोस्त होगा जो उन्हें बाहर बुला रहा होगा। ये सोचकर वो दोनों बाहर जाते हैं। बाहर जाकर वो देखते हैं तो हवेली के बरामदे में कई सारी खोपड़ियां पड़ी होती है और एक अजीब सा दिखने वाला आदमी तांत्रिक जैसे कपड़े पहनकर अजीब से मंत्र पढ़ रहा होता है और उन खोपड़ियों को आग में डाल रहा होता है। सुभाष और कीर्ति उस वक्त छोटे बच्चे थे। ये सब देखकर वो डर जाते हैं और डर के कारण भागकर वो हवेली के अंदर जाते हैं और अंदर जाकर अब वो दोबारा बाहर देखने की कोशिश करते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि बाहर तो कोई भी नहीं है, ना ही कोई खोपड़ी है, ना ही कोई तांत्रिक। ये देखकर उन दोनों को बहुत अचंभा होता है। फिर सुभाष कीर्ति से कहता है, कीर्ति यहाँ तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद कीर्ति कहती है, हो सकता है कि हम दोनों को एक ही जैसा वहम हो गया हो। फिर सुभाष कहता है, एक काम करते हैं, दोबारा नीचे जाकर देखकर आते हैं। उसके बाद वो दोनों फिर से सीढ़ियों से नीचे उतरकर नीचे बरामदे में जाते हैं और फिर इधर उधर ढूंढने लगते हैं कि जरूर यहाँ पर कुछ तो होगा। तभी कीर्ति सुभाष से कहती है, देखो सुभाष, वहां पर कुछ है, कुछ सफेद कलर का है। वहां पर कुछ सफेद सफेद रंग का कुछ नजर आ रहा था। वो दोनों धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हुए वहां तक पहुंचते हैं तो वहां पर एक खोपड़ी पड़ी होती है जिस खोपड़ी में दरारें पड़ी होती है। ये देखकर
वो दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और दोबारा अंदर भागते हैं और उस खोपड़ी को वहीं नीचे गिरा देते हैं और अंदर जाकर सारे घर वालों को ये सारी बात बताते हैं। उसके बाद परिवार के सारे सदस्य भी बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि वहां तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो सारे लोग सुभाष और कीर्ति से पूछने लगते हैं, कहाँ है खोपड़ी? और उसके बाद परिवार वाले चुप होकर सुभाष और कीर्ति के जवाब का इंतजार कर रहे होते हैं। उसके बाद रागिनी और सुमित एक साथ कहते हैं, क्या देख लिया तुम लोगों ने? और इतनी रात को तुम सबको क्यों जगा रही हो कीर्ति? इस बात पर सुभाष कहता है, हमने यहाँ पर एक अजीब से आदमी को देखा था। पर रागिनी इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर कीर्ति की नानी कहती है, देखो वैसे भी रात के 10 बजे के बाद बाहर आना सही नहीं है और अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और हम सब लोग बाहर खड़े हैं। इस बात पर रागिनी पूछती है, पर क्यों? हम बाहर क्यों ना आए? फिर कीर्ति की नानी कहती है, देखो रागिनी, अभी मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती हूँ, कल सुबह मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। फिर कीर्ति की नानी कहती है, सुनो कीर्ति और सुभाष, तुम अब बाहर मत जाना। इतनी रात को अगर तुम बाहर आओगे तो तुम्हें ऐसी चीजें ही देखने को मिलेगी। जो तुमने देखा वो सच्चाई नहीं थी। कोई इस खोपड़ी को यहाँ पर फेंक गया होगा और क्या पता ये खोपड़ी नकली हो। तुम सब लोग अभी सफर से आए हो ना, इसलिए तुम्हें ऐसे सब चीजों का अनुभव हो रहा होगा। ये खोपड़ी तो ऐसे ही कहीं से आ गई होगी, इसीलिए अब तुम दोनों इस बारे में ज्यादा मत सोचना। और इतना कहकर कीर्ति की नानी उन दोनों को बहला फुसलाकर घर में ले जाकर सुला देती है और उसी के साथ अब सारे लोग सो जाते हैं। लेकिन कीर्ति और सुभाष को बस डर ही लग रहा होता है। अचानक से कीर्ति और सुभाष को बाहर से पायल की छन छन की आवाज आनी शुरू हो जाती है। वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब वो दोनों कुछ बोलने लायक भी नहीं थे। वो जैसे तैसे करके डर के मारे खिड़की से बाहर की ओर देखने की कोशिश करते हैं और उन दोनों को दिखाई देता है कि एक औरत खिड़की से उन दोनों को ही घूरे जा रही थी और घूर घूर के अपने हाथों से इशारा करके उन्हें अपने पास बुला रही थी और उन लोगों को देखकर हंस रही थी। थोड़ी देर तक तो वो ऐसे ही खड़ी थी और उसका चेहरा उन दोनों को साफ तरीके से नजर भी नहीं आ रहा था, पर इतना जरूर कहा जा सकता था कि उसका चेहरा जैसा भी होगा बहुत ही ज्यादा डरावना होगा। और उसके बाद वो अचानक वहां से भागने लगी। फिर पायलों की छन छन की आवाज भी बहुत ज्यादा बढ़ गई और अचानक से पायल की छन छन की आवाज आना बंद हो गई। और फिर उन दोनों को भी अचानक से कब नींद आ जाती है उन्हें भी पता नहीं चलता और वो दोनों सीधा सुबह ही उठते हैं। वो देखते हैं कि उनके लिए खाना बन रहा है, नाश्ता बन रहा है, बहुत सारे पकवान बन रहे हैं। वो उठकर जाते हैं। तभी रागिनी कीर्ति और सुभाष दोनों के लिए दूध लेकर आती है। वो दोनों दूध पीते हैं और अब वो दोनों ही रात की बात पूरी तरीके से भूल चुके होते हैं और दोबारा वो घर में खेलना चालू कर देते हैं। ये सब देखकर रागिनी फिर उन्हें कहती है, बच्चों थोड़ा संभल कर खेलना, चीजों को इधर उधर गिरा मत देना। इस बात पर कीर्ति और सुभाष कहते हैं, हाँ मम्मा, हम कुछ नहीं गिराएंगे। फिर वो दोनों खेल ही रहे होते हैं और खेलते खेलते वो फिर से घर के बाहर चले जाते हैं। पर अभी तो सुबह का टाइम था। उनके घर के बाहर एक खेत भी था। कीर्ति और सुभाष देखते हैं कि उनकी नानी खेत में कुछ काम कर रही थी। ये देखकर वो दोनों अपनी नानी के पास जाते हैं और पूछते हैं, नानी जी आप क्या कर रही हो? इस बात पर नानी कहती है, मैं अभी अभी नई सब्जियां आई है ना, उन्हें ही तोड़ रही हूँ। ये देखकर कीर्ति और सुभाष को भी ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं, क्या हम लोग भी ये कर सकते हैं? इस बात पर उनकी नानी कहती है, हाँ क्यों नहीं कर सकते, तुम लोग भी जाओ और ये ताजी ताजी सब्जियां तोड़ लो। ये सुनकर कीर्ति और सुभाष बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो अपने हाथों में एक बास्केट उठाते हैं और सब्जियों को तोड़ तोड़ कर उसके अंदर डालने लगते हैं। वो अच्छी अच्छी सब्जियां तोड़कर बास्केट में डाल रहे थे। ऐसे ही सब्जियां तोड़ते तोड़ते बास्केट में डालते हुए उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब 1 घंटा भी हो जाता है। अचानक से कीर्ति, सुभाष और उसकी नानी सुनती है कि रागिनी बहुत जोर से चिल्लाई और परिवार के सभी लोगों को उसकी चीख सुनाई थी। कीर्ति, सुभाष और उसकी नानी ने भी
रागिनी की चीख सुनी। उसकी आवाज सुनकर वो तीनों भागकर हवेली के अंदर जाते हैं और हवेली के अंदर जाते ही सुभाष और कीर्ति जो देखते हैं उसे देखते ही रह जाते हैं और उनकी नानी भी जोर जोर से रोने लगती है। फिर सुभाष और कीर्ति भी रोते हुए कहने लगते हैं, आपको क्या हो गया मम्मी? उनकी नानी भी रो रही थी। कीर्ति और सुभाष को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि वो देखते हैं कि उनकी मम्मी के सर से खून बह रहा होता है और सब चिल्ला रहे होते हैं कि क्या पता कैसे रागिनी ऊपर छत पर जा रही थी और सीढ़ियों से नीचे गिर गई। सीढ़ियों के बाजू में खंबे भी लगे हुए थे जिससे कोई गिर ना पाए, तो भी पता नहीं कैसे रागिनी नीचे जाकर गिर गई। ये तो शुक्र है कि रागिनी ज्यादा ऊपर से नहीं गिरी। अगर ये छत तक पहुंच जाती और वहां से गिरती तो क्या पता क्या अनर्थ हो जाता। ये सब सोचते सोचते ही सुमित भी चिल्लाने लगता है और रोने लगता है और रोते रोते ही एम्बुलेंस को कॉल करता है। एम्बुलेंस तुरंत उनके घर पर आती है। उस गली में गांव के जितने भी लोग रहते थे वो सब लोग एम्बुलेंस को देखकर उनके घर आकर पूछने लगे, क्या हुआ राहुल जी, किसी को चोट आई है? इस बात पर राहुल कहता है, मेरी बहन रागिनी सीढ़ियों से नीचे गिर गई है। तभी एक औरत कहती है, ये सब उसकी वजह से तो नहीं हुआ? ये सुनकर कीर्ति और सुभाष की नानी कहती है, अभी तुम चुप रहो, बच्चे हैं यहाँ, बच्चों के सामने कुछ मत बोलो। ये सब सुनकर सुमित, सुभाष और कीर्ति थोड़ी सी चौंक जाते हैं और इतना बोलकर उनकी नानी फिर से जोर जोर से रोने लगती है। रागिनी को चोट आने की वजह से सुमित अभी इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। सुमित को रागिनी का बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा था और सुभाष और कीर्ति भी जोर जोर से मम्मी मम्मी चिल्लाकर रोए जा रहे थे। राहुल सुभाष और कीर्ति को शांत करने की कोशिश कर रहा था। पूरा का पूरा माहौल दहशत से भर जाता है। हो ना हो सबको यही लग रहा था कि इसके पीछे उसी का हाथ है। अब सब लोगों के अंदर एक डर समा जाता है। ये सब होते हुए अब अचानक से राहुल सुमित से कहता है, जीजा जी, जिस हॉस्पिटल में एम्बुलेंस गई है हम भी उसी हॉस्पिटल अब चलते हैं। ये बात सुनकर सुमित कहता है, जल्दी चलो। अब राहुल अपनी गाड़ी निकालने ही जा रहा था, तभी कीर्ति की नानी कहती है, ये सब तो ठीक है पर अभी बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? ये सब सुनकर राहुल कहता है, मेरी पत्नी चंद्रिका रख लेगी, और वैसे भी जब बच्चों के पास उनकी मामी होगी तो बच्चे इतना सोचेंगे नहीं। चंद्रिका, तुम बच्चों को ऊपर लेकर जाओ। ये कहते ही चंद्रिका बच्चों को ऊपर लेकर चली जाती है। अब राहुल और सुमित जल्दी से वहां से निकलने लगते हैं। फिर उनकी नानी कहती है, कुछ भी खबर आए तो जल्दी से हमें फोन करके बताना। वो हाँ बोलकर गाड़ी में बैठकर निकलने लगते हैं। सब के सब लोग गली में घर के बरामदे में बैठ चुके होते हैं क्योंकि कहीं न कहीं अब सबके मन में डर छा चुका था कि कहीं उसका जादू फिर से काम तो नहीं करने लगा। सुमित और राहुल भी अब अस्पताल में पहुंच चुके थे। अस्पताल में पहुंचकर सुमित और राहुल एक सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। कुछ देर तक डॉक्टर कमरे के अंदर ही थे। फिर वो बाहर आकर सुमित और राहुल से कहते हैं, डरने वाली कोई बात नहीं, बस एक छोटी सी चोट आई है। हमने उनका ट्रीटमेंट कर दिया है। हम कुछ दवाइयाँ लिख कर देते हैं, सुबह शाम अगर वो लेती रहेंगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर सुमित कहता है, डॉक्टर साहब, मतलब मेरी पत्नी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है ना? इस बात पर डॉक्टर कहता है, जी बस आपकी पत्नी को टाइम टू टाइम गोलियां लेते रहना है, कभी भी गोली लेना भूलना नहीं है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी पत्नी पूरी तरीके से सही हो जाएगी। ये सुनकर राहुल और सुमित की जान में जान आ गई थी। कुछ देर बाद रागिनी सुमित और राहुल के साथ घर पर पहुंच जाती है। उसे देखते ही जैसे मानो सब बहुत खुश हो गए थे। रागिनी अपनी माँ को देखकर अपनी माँ को गले से लगा लेती है। ये सब सुनते ही चंद्रिका भी बाहर आ जाती है और चंद्रिका के साथ साथ दोनों बच्चे भी बाहर आ जाते हैं। सुभाष और कीर्ति अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और मम्मी मम्मी चिल्लाते हुए सीधा अपनी माँ से गले लग जाते हैं। ये सब वातावरण देखकर गांव के सभी लोगों की जान में भी जान आ गई थी और सब लोग यही सोचने लगे थे कि अगर ये उसका जादू होता तो रागिनी का इससे बाहर निकल पाना या बच पाना नामुमकिन था। पर रागिनी को इतनी ज्यादा चोट नहीं आई है, इसका मतलब रागिनी के साथ कोई ऐसी दुर्घटना नहीं घटी थी। ये कोई जादू का कमाल नहीं था।
और यही सोचते हुए गांव के बाकी सारे लोग खुश हो जाते हैं और रागिनी को गले से लगा लेते हैं। अब पूरे परिवार ने राहत की सांस ली। फिर सारे मोहल्ले वाले कहते हैं, रागिनी अब तुम अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखना। मोहल्ले के बड़े बूढ़े भी कहते हैं, तुम टाइम से गोली लेते रहना। और ये सब बोलकर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। और अब हवेली के अंदर भी घर के सारे लोग आराम कर रहे होते हैं। जब कीर्ति और सुभाष सो चुके होते हैं तब लगभग शाम 4 बजे रागिनी सबके साथ बैठी होती है। अचानक से रागिनी की माँ ने पूछा, रागिनी तुम्हारे साथ क्या हुआ था? ये बात सुनकर सुमित भी रागिनी से पूछने लगता है, हाँ रागिनी तुम ऐसे कैसे गिर गई थी? बाजू में तो खंबा भी था। ये बात सुनकर रागिनी कुछ याद करने की कोशिश करती है। रागिनी के सर पर पसीना आने लगता है। वो थोड़ी सी डर जाती है। ये सब देखकर राहुल कहता है, क्या हुआ दीदी, तुम इतना डर क्यों रही हो? इस बात पर रागिनी कहती है, क्योंकि मेरे साथ कुछ हुआ ही ऐसा था। ये बात खत्म करते ही रागिनी कहती है, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। उसके बाद रागिनी डरते हुए कहने लगती है, जब माँ ने गीले कंबल ऊपर छत पर सुखाए थे और चंद्रिका उस कंबल को ऊपर से नीचे लेने जा रही थी, तब मैंने कहा था कि चंद्रिका तुम अपना दूसरा काम कर लो, मैं लेकर आ जाती हूँ। चंद्रिका ने मुझे 2-3 बार मना किया, पर मैंने फिर भी उसे कहा कि तुम रहने दो, मैं जाती हूँ ऊपर, और मैंने उसे नीचे भेज दिया। और फिर मैं ऊपर जाने लगी। जब मैं ऊपर जा रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं दूसरे फ्लोर पर पहुंची हूँ और चौथे फ्लोर पर कोई मुझे खड़ा होकर कब से घूरे जा रहा है। मैंने एक बार वापस से अपनी नजर घुमाई तो मैंने देखा वहां पर कोई भी नहीं था। फिर मैं थोड़ी सी और ऊपर गई और मैं लगभग 5वें माले तक पहुंच गई थी। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है। जब मैंने पीछे देखा तो पीछे भी कोई नहीं था। तभी अचानक किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं खंबे से लटक गई थी और चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ। तब तक ही मैंने देखा कि एक अजीब सा आदमी मेरे सामने खड़ा था, जिसके बाल भी बहुत अजीब लग रहे थे। उसके शरीर के ऊपर कीड़े मकोड़े चल रहे थे और वो मुझे देखकर हंस रहा था और उसने मेरा हाथ पकड़ा। मुझे लगा वो मुझे ऊपर खींचेगा, लेकिन उसके बाद उसने मुझे जोर से धक्का दे दिया और मैं नीचे गिर गई। ये तो शुक्र है कि नीचे गिरते वक्त मैंने पहले फ्लोर पर जो खंबा था उसे पकड़ लिया था, लेकिन उसके बाद मेरे हाथ में बहुत तेज दर्द होने लगा और मेरे हाथ से वो खंबा छूट गया और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी और मैं नीचे गिर गई। मैं 5वें माले से नीचे गिरने वाली थी, लेकिन वो तो भगवान की कृपा है कि मैं पहले माले से गिरी और बच गई। ये बात सुनकर रागिनी की माँ यानी कि कीर्ति और सुभाष की नानी जोर जोर से रोने लगी और रोती रोती रागिनी और सुमित से कहने लगी, याद है मैंने जब तुम्हें कल कहा था कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी? सुमित, क्या तुम्हें याद है जब रागिनी हॉस्पिटल गई थी तब मोहल्ले वाले भी बहुत ज्यादा टेंशन में थे और बस एक ही बात बोल रहे थे, कहीं इन सब के पीछे उसका हाथ तो नहीं है? और तुम दोनों को ये बात समझ नहीं आई थी। अब मैं तुम दोनों को सब कुछ बता देती हूँ। दरअसल ये बात आज से 13 साल पुरानी है। उस वक्त रागिनी की नई नई शादी ही हुई थी। जैसे ही रागिनी यहाँ से गई थी उसके कुछ महीने बाद ही यहाँ खोपड़ियों का मिलना और बच्चों का गायब होने का सिलसिला चालू होने लगा। कभी किसी के घर कंकाल मिलती तो कभी किसी के घर खाली खोपड़ी मिलती, कभी किसी के घर नींबू मिर्ची और काला जादू के सामान मिलते तो कभी किसी के घर मरे हुए जानवरों की लाशें भी मिलती। और ऐसे ही पूरे गांव में चलता रहा। ये सिर्फ हमारे मोहल्ले में नहीं बल्कि पूरे के पूरे गांव में ये सिलसिला प्रचलित हो गया था। एक दिन एक घर से बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वो आवाज सुनकर मैं और तेरे पिता हम दोनों उस घर में देखने के लिए गए। वहां पर एक पति पत्नी रहते थे। उस घर के आसपास काफी ज्यादा भीड़ भड़ाका था। हमने जैसे ही अंदर जाकर देखने की कोशिश की तो एक औरत बरामदे में बैठकर रो रही थी। उसके हाथ में उसकी खुद की बेटी की लाश थी। उसका बेटा करीबन 10 साल का ही था और इतनी कम उम्र में उसका देहांत हो चुका था। हमने जैसे तैसे आसपास के लोगों से पूछा, पर सबने कहा कि पता नहीं, ये औरत बस अपने बच्चे को बरामदे में खड़ा कर अंदर पानी का घड़ा लाने गई थी और जब बाहर आई तो उसने देखा कि उसके बच्चे की लाश पड़ी थी। ये सब होने के बाद
पूरे के पूरे गांव में मातम का माहौल छा चुका था। और अब धीरे धीरे ये सारी बातें बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। और अब हद तो तब हो चुकी थी जब एक दिन के अंदर अंदर 10 से 15 बच्चों की लाशें मिलने लगी थी। कभी किसी बड़े बूढ़े की भी लाशें मिल जाती थी। अब पूरे गांव में इतना ज्यादा मातम का माहौल छा गया था कि कोई भी इसके बारे में बात करने में भी डरता था। एक दिन खेत में मैं और तेरे पिताजी काम कर रहे थे। तभी तेरे पिताजी ने मुझे कहा कि जाओ अंदर से थोड़ा पानी लेकर आओ। मैं अंदर पानी लेने के लिए चली गई। जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि हमारे बरामदे में उनकी लाश पड़ी थी। और इसके बाद हमारे घर पे भी मातम का माहौल छा चुका था। याद है रागिनी, जब मैंने तुम्हें कहा था कि जल्दी से गांव आ जाओ, तुम्हारे पिताजी का देहांत हो चुका है। तब मैंने तुम्हें क्या कहा था कि तुम्हारे पिता को हार्ट अटैक आया था। पर सच्चाई ये नहीं थी। मैं तुम्हें तब बताना नहीं चाहती थी, पर ये सब भी इसी की वजह से हुआ था। अब किसी को कुछ भी नहीं पता था कि इन सब चीजों के पीछे असल में है कौन। धीरे धीरे गांव की आधी से ज्यादा आबादी तो लगभग पूरी तरीके से गायब ही हो चुकी थी। और अब सबके दिल में बहुत ज्यादा डर बैठ चुका था। और अब लोग रात 10 बजे के बाद घर से बाहर निकलना भी बंद कर चुके थे। याद है जब मैंने उस दिन कृति और सुभाष को रात 10 बजे के बाद बाहर निकलने से मना किया था, तो भी वो दोनों बाहर निकल गए थे। और इसी वजह से ये सब कुछ हुआ था। क्योंकि आज भी रात 10 बजे के बाद जब कोई बाहर निकलता है तो संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि उसकी मौत हो ही जाती है। ये बात सुनकर रागिनी की आंखों में आंसू आ चुके थे। फिर रागिनी तुरंत कहती है, क्या अभी तक भी हमें वो इंसान नहीं मिला है? इस बात पर उसकी माँ कहती है, मिला था, मैं तुम्हें वो भी बताती हूँ। आज से 5-6 साल पहले एक आदमी ने प्रताप सिंह को एक बच्चे की बलि देते हुए देख लिया था। प्रताप सिंह हमारे गांव के सबसे नामी कामी तांत्रिक थे, पर हमें कानों कान भी खबर नहीं लग पाई थी कि प्रताप सिंह काला जादू कर रहे थे। फिर वो आदमी पूरे गांव को बुला लेता है और देखते ही देखते पूरा गांव वहां इकट्ठा हो जाता है और सब लोग प्रताप सिंह को काला जादू करते हुए देख लेते हैं और लकड़ियों से मार मार कर उस तांत्रिक को अधमरा कर देते हैं। तांत्रिक मरने से पहले सिर्फ इतना ही कहता है, मेरा जो काम था वो चल नहीं रहा था और इसीलिए मुझे तुम लोगों से जलन होने लगी और मैंने तुम सब के ऊपर काला जादू कर दिया। ये बात सुनकर एक आदमी ने एक बड़ी सी लकड़ी उठाई और उस तांत्रिक को बेरहमी से मारने लगा और चिल्लाने लगा, तेरी वजह से हमारे बच्चे मर गए। तब वो तांत्रिक बस हंसकर यही कहता है कि मैं जल्दी वापस आऊंगा। फिर सारे गांव वाले उसे बहुत मारते हैं और वो वहीं पर दम तोड़ देता है। ये सब होने के बाद कुछ समय तक तो कुछ नहीं होता, पर गांव में सब लोगों के दिमाग में ये बात थी कि उसने कहा था कि वो जल्दी वापस आ जाएगा। धीरे धीरे लोग इस बात को भूलने भी लगे और अचानक से रात 10 बजे के बाद किसी तांत्रिक की आत्मा दिखाई देने लगी। कई लोगों की लाशें मिलने लगी, खोपड़ियां मिलने लगी और अब गांव के सभी लोग ये समझ चुके थे कि हो ना हो इन सब के पीछे वो प्रताप सिंह ही है, जो कि काला जादू करने वाला तांत्रिक था और उसकी आत्मा वापस आ चुकी है। धीरे धीरे पूरे गांव में फिर से खौफ का माहौल छा जाता है और अब रात 10 बजे के बाद लोग घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। जिस दिन कीर्ति और सुभाष थे हम सबको खोपड़ी दिखाई थी, उस दिन मैंने इसीलिए कहा था कि रात के 11:30 बज चुके हैं, अब हमें जल्दी से घर के अंदर चलना चाहिए। जो भी रात के 10 बजे के बाद ऐसी किसी चीज को देखता है या उसे हाथ लगा लेता है, उन लोगों के ऊपर काला जादू हो सकता है। और वैसा ही हुआ हमारे साथ भी। दूसरे ही दिन हमारे घर में ये सारी घटनाएं होने लगी। कई लोगों को तो रात 10 बजे के बाद तांत्रिक को छोड़कर कई सारे बच्चे, आदमी और औरतों की आत्माएं भी दिखाई देती है, क्योंकि उसने जितने भी लोगों को मारा था उन सब की आत्माएं भी अब यहाँ भटकने लगी है। इसीलिए पूरा गांव रात 10 बजे के बाद बाहर निकलने से डरता है। रागिनी, तब तेरी नई नई शादी हुई थी और उसके बाद मुझे भी ये डर सताने लगा था कि तू ये सारी बातें सुनकर हम लोगों की फिक्र करेगी। इसीलिए मैंने तुझे ये सारी बात नहीं बताई, पर आज ये सब बताना बहुत जरूरी हो गया था, इसीलिए मैंने तुम्हें सारी सच्चाई बता दी है। उस तांत्रिक की आत्मा ज्यादातर बच्चों को ही अपना शिकार बनाती है। सुन रागिनी, हमारे दोनों बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना और रात में इन बच्चों को खेलने के लिए घर से बाहर बिल्कुल मत निकलने देना, क्योंकि इन बच्चों ने भी जिसकी आत्मा देखी थी वो सच में उसी तांत्रिक की आत्मा थी
हो सकता है कि हमारे बच्चों पर भगवान का हाथ था, इसलिए उस तांत्रिक की आत्मा हमारे बच्चों का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। उसके बाद चंद्रिका जो सबके लिए चाय बनाने गई थी, वो जैसे ही सुभाष और कीर्ति के कमरे में जाती है तो वो भागकर सबके पास वापस आती है और कहती है कि सुभाष और कीर्ति अपने कमरे में नहीं है और मैंने आसपास भी सब जगह देख लिया, वो दोनों पूरी हवेली में कहीं नहीं है। ये बात सुनकर रागिनी ने घड़ी में वक्त देखा तो शाम के 7 बज रहे थे। इस बात पर रागिनी की माँ ने कहा, हो गया है अनर्थ, हमें जल्द से जल्द बच्चों को ढूंढना होगा, और अगर रात हो गई और हमें बच्चे नहीं मिले तो हमारे बच्चे हम हमेशा के लिए खो देंगे। इस बात पर सुमित और रागिनी जोर जोर से रोने लगते हैं। राहुल जल्दी से जाकर पूरे के पूरे गांव को इस बारे में बता देता है। अब पूरा गांव कीर्ति और सुभाष को ढूंढने लगता है। राहुल कीर्ति और सुभाष के दोस्तों से पूछता है कि क्या सुबह वो तुम्हारे साथ खेलने आए थे, लेकिन आज पूरे दिन में ही कीर्ति और सुभाष अपने किसी भी दोस्तों के साथ खेलने नहीं गए थे। फिर राहुल सबसे कह देता है कि अगर तुम्हें वो दोनों बच्चे कहीं भी दिखाई दे तो जल्द से जल्द आकर हमें बता देना। और इसी तरह से रागिनी और सुमित भी अपने बच्चों को आवाज देकर सब जगह ढूंढ रहे थे। अब तो ये खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। पूरा का पूरा गांव अब कीर्ति और सुभाष को ढूंढने में लगा हुआ था। समय बीतता जा रहा था, किसी को भी उन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। अब रात के 8 बज चुके थे। अब कीर्ति और सुभाष की नानी रागिनी से कहने लगी, अब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मुझे तो लगता है कि हमने हमारे दोनों बच्चों को खो दिया है। अब रात होने वाली है, मैं नहीं चाहती कि मैं तुम लोगों को भी खो दूं। अब हमें घर चलना चाहिए, क्योंकि अब हमारे बच्चे कभी नहीं मिलेंगे। और ये सुनकर रागिनी और सुमित जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे, नहीं, हम घर नहीं जाएंगे। पूरे गांव वाले भी उन्हें यही समझाने लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता। पूरे गांव में पूरी तरीके से मातम छा चुका था। उस रात सूरीगढ़ एक मातम का गढ़ बन चुका था। अचानक से गांव वालों में से एक आदमी ने कहा, जिसका नाम सोहन सिंह था। वो और कोई नहीं बल्कि सूरीगढ़ गांव का सरपंच था। वो कहता है, एक तरकीब है जिससे हम ये जान सकते हैं कि हमारे बच्चे मर चुके हैं या जिंदा है, और वो ये है कि मैं एक बहुत बड़े तांत्रिक को जानता हूँ। वो यहाँ आकर सब कुछ बता सकते हैं। ये बात सुनकर रागिनी और सुमित जोर जोर से रोते हुए कहते हैं, जल्दी से उन्हें कॉल करो। उसके बाद वो सूरीगढ़ गांव का सरपंच उस तांत्रिक को कॉल करता है। कुछ ही देर में वो तांत्रिक वहां पहुंच जाता है। सारे लोग मिलकर तांत्रिक को सारी बात बताते हैं। ये सब सुनकर अब वो तांत्रिक भी कहने लगता है, मेरे हिसाब से कीर्ति और सुभाष अब शायद ही जिंदा है, क्योंकि रात के 9 बजने को आए हैं और उसकी आत्मा फिर से जाग चुकी है। बहुत ज्यादा घोर अनर्थ हो चुका है। फिर तभी अचानक वो तांत्रिक कहता है, इस जमीन को जल्दी से खोदो। इस बात को सुनकर गांव वाले और सरपंच सब चौंक जाते हैं। फिर तांत्रिक कहता है, अभी कुछ भी सोचने का वक्त नहीं है, जल्दी से जल्दी गांव की सारी मिट्टी और सड़कों को खोद दो। उसके बाद सारे गांव वाले जल्दी से जल्दी बड़े बड़े फावड़े लेकर खुदाई करने लगे। तभी उन्हें अंदर से काफी ज्यादा लाशों की हड्डियां, कंकाल और जानवरों की हड्डियां मिलने लगी। फिर तांत्रिक कहने लगा, जितनी भी हड्डियां मिले उन सबको इकट्ठा करके एक जगह पर रख दो। काफी मेहनत करने के बाद सारे गांव वालों ने बहुत सारी हड्डियां इकट्ठा की और एक जगह पर रख दी। फिर तांत्रिक ने जल्दी से पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। तांत्रिक मंत्रोच्चारण करते हुए एक एक करके उन हड्डियों को हवन कुंड में डाल रहा था, और जैसे जैसे हवन कुंड में वो हड्डियां जा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे आत्माएं चिल्ला रही हो और वहां से गायब हो रही। जैसे जैसे वो मंत्रोच्चारण कर रहे थे तो गांव वाले देख रहे थे कि पूरे गांव में बहुत सारी भयानक आत्माएं उनके आसपास घूम रही हैं। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे वो हड्डियां अग्नि में जा रही है, वैसे वैसे वो आत्माएं भी खत्म हो रही हैं। फिर उस तांत्रिक ने कहा, यही एक उपाय है जिससे उस तांत्रिक की आत्मा को भी यहाँ बुलाया जा सकता है, क्योंकि उस तांत्रिक ने इन आत्माओं से ही छल किया है। क्योंकि वो तांत्रिक इन आत्माओं की मदद से छल करके लोगों को अपनी ओर बुलाता है और उनकी बलि दे देता है। ये सब सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। धीरे धीरे करते करते तांत्रिक सारी हड्डियां उस अग्नि कुंड में डाल देता है। देखते ही देखते पूरे गांव की सारी आत्माएं भस्म हो चुकी थी, और जैसे ही वो सारी आत्माएं खत्म होती है तभी एक जोरदार चीख के साथ चिल्लाकर वो तांत्रिक की आत्मा वहां प्रकट हो जाती है।
सब के सब उसके भयानक रूप को देखकर बहुत ज्यादा डर चुके होते हैं, क्योंकि ये आत्मा उसी प्रताप सिंह तांत्रिक की थी। वो जैसे ही वहां पर प्रकट हुआ तो सुमित और रागिनी ने देखा कि उस तांत्रिक ने अपने दोनों हाथों में एक हाथ से सुभाष का हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से कृति को पकड़ा हुआ था। ये देखकर न जाने सुमित और रागिनी में कैसे हिम्मत आई। उन लोगों ने तांत्रिक के हाथ से अपने बच्चों को छुड़ा लिया और अपने गले से लगा लिया। गांव वाले भी बच्चों को सही सलामत देखकर बहुत खुश थे और सभी गांव वाले एक साथ कहने लगे, इन बच्चों पर भगवान की कृपा है, तभी उस तांत्रिक के हाथ में जाकर भी जिंदा वापस लौट आए। अपने बच्चों को सही सलामत देखकर रागिनी और सुमित की खुशी का ठिकाना नहीं था। और फिर अचानक से वो तांत्रिक जो उन लोगों की मदद करने आया था, वो एक त्रिशूल उठाता है, उस पर कुछ धागे बांधता है, मंत्र पढ़ता है और खड़ा होकर प्रताप सिंह की छाती पर जैसे ही वो त्रिशूल मारने ही वाला होता है, तब तक ही प्रताप सिंह की आत्मा वहां से गायब हो चुकी होती है। फिर वो तांत्रिक पीछे देखता है। वो देखता है कि प्रताप सिंह की आत्मा दो लोगों को हवेली की दूसरी मंजिल से खिड़की से लटका रही है और वो अपनी भयानक आवाज में कह रहा था कि गलती से भी अगर तुम लोगों ने मुझे खत्म करने की कोशिश भी की तो मैं इन दोनों को मार डालूंगा। अब उन दोनों के परिवार वाले जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगे। ये सारा नजारा देखकर कोई कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करेंगे। तभी अचानक से प्रताप सिंह को ऐसा लगा जैसे पीछे से उसकी पीठ पर किसी ने त्रिशूल मारा है। उसने पीछे घूमकर देखा तो वो सुमित था। प्रताप सिंह को वो त्रिशूल इतना जोर से लगा था कि उसने अपने हाथों से उन दोनों इंसानों को छोड़ दिया और गांव वाले जो सभी नीचे जमा हो चुके थे, उन लोगों ने जैसे तैसे मिलकर उन दोनों को बचा लिया। अब प्रताप सिंह की आत्मा सुमित को खत्म करने के लिए उसके पीछे भाग रही थी, लेकिन तब तक ही उसकी आत्मा वहीं भस्म हो गई और सुमित जल्द से जल्द त्रिशूल लेकर नीचे आ गया। अब उस तांत्रिक की आत्मा खत्म हो चुकी थी और दोनों बच्चे भी सही सलामत थे। अब सारे गांव वाले बहुत ही खुश थे और राहत की सांस ले रहे थे। दूसरे दिन गांव की सुबह जैसे ही होती है, लोग खुशी से अपने अपने काम के लिए जा रहे थे। रात को ही उन लोगों के साथ बहुत ही भयानक हादसा हुआ था, लेकिन अब सब लोग बहुत खुश थे। दूसरे दिन की सुबह एक नई किरण बनकर उस गांव के लिए आई थी और सूर्यगढ़ में सच में सूर्य की एक नई किरण उसी दिन गिरी थी। फिर रात के 10 बजे के बाद भी ये सारी चीजें होना बंद हो चुकी थी और अब पूरी तरीके से गांव इन सब चीजों से मुक्त हो गया था और आज भी वो गांव सुमित का शुक्रिया अदा करता है। कुछ सालों बाद सुमित और रागिनी ने कीर्ति और सुभाष को ये सारी बातें बताई। कीर्ति और सुभाष कहते हैं कि उस दिन तो हमें भी नहीं पता था कि एक तांत्रिक हमें उठाकर ले गया है। हम तो कुछ बोल ही नहीं पाए, लेकिन हम बहुत खुश हैं कि उस दिन अगर भगवान का चमत्कार नहीं होता तो हम दोनों नहीं बच पाते। आज उस बात को 13 साल होने को आए हैं। सुभाष और कीर्ति इस बात को कभी नहीं भुला पाएंगे। वो जब भी उस भयानक तांत्रिक का चेहरा भी याद करते हैं तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। पर खैर, अब सूर्यगढ़ में ये सारी चीजें नहीं होती थी। अब सूर्यगढ़ एक खुशियों के बसेरे का गांव बन चुका था। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? ये कहानी भी मैंने खुद से लिखी है और बहुत मेहनत से लिखी है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट और मोटिवेट करेगा। अगर आप अपनी कुछ हॉरर स्टोरीज मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां जाकर आप अपनी हॉरर स्टोरीज मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी फेवरेट टॉपिक्स कौन से हैं जिन पर आप हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, तो मैं अगली कहानी उसी पर लिखूंगी। चलिए, ऐसी ही और भी भूतिया, रहस्यमय और डरावनी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा।